आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। बस ये पुल निकल जाए फिर हाईवे मिल जाएगा। अच्छा रहता मैं अगर अंधेरा होने से पहले चला जाता। इतनी धुंध में ठीक से कुछ नजर तक नहीं आ रहा। बुरी बलाए कटा करो कुछ ऐसा कि सदियों की बुरी बलाए कटा करो कुछ ऐसा कि सदियों कौन है? की पीछे अचानक ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी सांसें नहीं, ये तो मुरकट्टा। अरे इस लाश को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, जरूरी शख्स ने मुरकट्टे को पलट कर देख लिया होगा। ना जाने कितने और लोगों की जान लेगा वो दरिंदा। जो भी रात के समय इस पुल से गुजरता है उसके साथ कुछ न कुछ हादसा होता जरूर है। कहते हैं इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक बार पैदा होता है और एक बार ही मरता है। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन अगर कोई लौट आए तो। ऐसा ही एक और डरावना अनुभव दिल्ली में काम करने वाले रंजन के साथ हुआ। रंजन कई सालों से दिल्ली में नौकरी कर रहा था और उस रात वो अपने परिवार से मिलने नेपाल के काठमांडू बाय रोड जा रहा था। रास्ते में एक ब्लैक ब्रीज पड़ता था जिसके बारे में नेपाल में कई डरावने किस्से मशहूर थे। उस रात रंजन की कार उसी पुल पर से पार होकर गुजर रही थी। जैसे ही कार कोहरे को चीरती हुई काले पुल के करीब पहुंची, अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। अरे ओ चाचा, जरा सी देर होती तो अभी मेरी कार के नीचे आ जाते। सड़क के बीच से हट जाइए। रंजन ने हॉर्न बजाते हुए उस आदमी से हटने को कहा, लेकिन वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसकी जिद देखकर रंजन कार से उतरने ही वाला होता है कि तभी उसे अपनी पत्नी की कही हुई बात याद आ गई। उस काले फूल के पास कहीं भी कार मत रोकना, क्योंकि वहां बुरी आत्माएं भटकती हैं। नेहा ने मुझे इस जगह पर रुकने से मना किया था, लेकिन ये बूढ़ा सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। साइड हो जाइए, मुझे आगे जाना है। मजबूर होकर रंजन कार से बाहर निकल आता है और उस बूढ़े को देखकर थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, अरे मरने का इतना ही शौक है तो किसी और की गाड़ी के आगे जाकर मर जाइए, लेकिन मुझे बख्श दो। तुम्हारी घरवाली ने बिल्कुल सोच कहा था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। उसने तुम्हें मना किया था इस काले पुल के पास कहीं भी मत रुकना, क्योंकि यहाँ एक बिना सिर वाला प्रेत भटकता है जिसे यहाँ के लोग मुरकट्टा कहते हैं। वो धीरे धीरे इंसान का पीछा करता है। जो कोई भी एक बार उसे पीछे मुड़कर देख लेता है वो उसकी रूह पर अपना कब्जा कर लेता है। पर आपको ये सब कैसे पता? ये नेपाल की वो तराई है जहाँ हवाएं सब बता देती है। तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज दे या कोई अजीब एहसास हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने अपने जेब से सिंदूर लगे कुछ पुराने नेपाली सिक्के निकाले और रंजन के हाथ में रख दिए। ध्यान रहे, आज के दिन इन सिक्कों को भूल के भी खुद से अलग मत करना और ना ही किसी को देना, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। इतना कहकर बूढ़ा डरावनी हंसी हंसता हुआ कोहरे की धुंध में ना जाने कहां खो गया। इधर रंजन हाथ में रखे उन नेपाली सिक्कों को थामे कुछ पल तक उन्हें घूरता ही रह गया और सिक्कों को अपनी जेब में रख लिया और कार चलाते हुए पूरे रास्ते उसी बूढ़े के बारे में सोचता रहा। वहीं दूसरी ओर रंजन की पत्नी नेहा परेशान होकर बार बार रंजन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार रिंग जाने से पहले ही कॉल कट रहा था।
ये रंजन का फोन क्यों नहीं लग रहा? कहीं वो धरहरा के उस खंडहर की तरफ तो नहीं मुड़ गए? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उनकी रक्षा करना भगवान। नेहा बेहद घबराई हुई थी। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। उसका डर अब धीरे धीरे हकीकत में बदलता जा रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ रंजन की कार उसी धरहरा के खंडहर के सामने से होकर गुजर रही थी। और ठीक उसी वक्त कार अचानक बंद पड़ गई। रंजन ने कार का बोनट खोलकर देखा तो उसके अंदर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। अरे रे, ये कैसी मुसीबत है? अब आधी रात में यहाँ पानी कहाँ से मिलेगा? उसे तुरंत समझ आ गया कि शायद लंबे सफर और लगातार ड्राइविंग की वजह से इंजन ज्यादा गर्म हो चुका है। वो पानी की खोज में इधर उधर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ बस घना अंधेरा और कोहरा फैला हुआ था। ना कोई घर, ना कोई दुकान, ना कोई तालाब, आसपास कुछ भी मौजूद नहीं था। यहाँ फोन में भी नेटवर्क नहीं है, वरना घर से ही किसी को बुलवा लेता। आखिर करूँ तो क्या करूँ? थोड़ी दूर जाकर देखता हूँ, शायद कोई गांव या बस्ती मिल जाए। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो गांव पास ही होना चाहिए। रंजन ने कार को लॉक किया और कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया। कोहरे से घिरे उस सुनसान रास्ते पर दूर एक लैंप पोस्ट की हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, और वही रोशनी उसकी उम्मीद बन गई। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। रंजन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़ा, मगर अब उसके कदम हल्के नहीं रहे। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। रंजन तेज कदमों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक उसे फिर से किसी आवाज का एहसास हुआ। अब उसे साफ लगने लगा था कि उसके पीछे कोई है जो उसके कदमों के साथ साथ चल रहा है। बुरी बलाए लौट के आए, कटा हुआ ऊंच की लाए, करो कुछ ऐसा कि सदियों की आजादी मिल जाए। ये अजीब सी आवाज सुनते ही रंजन की सांस अटक गई। उसके कदम वहीं रुक गए, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका शरीर पूरी तरह कांप उठा। जमीन के नीचे हलचल हो रही थी, जैसे जमीन के नीचे से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही पल मिट्टी में से एक काला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और उंगलियां पत्थरों को नोचती हुई ऊपर चढ़ने लगी, जैसे कोई भीतर से घसीट घसीट कर खुद को बाहर खींच रहा हो। रंजन ने अपनी जिंदगी में इतना खौफनाक दृश्य कभी नहीं देखा था। यह नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन वो नहीं भाग पाया। उसके कदम वहीं जम चुके थे। फिर धीरे धीरे कटा हुआ सिर बाहर उभरने लगा, बाल मिट्टी में लटपट, चेहरा अध खुली मिट्टी से ढका। अगले ही पल जमीन ने एक और झटका और मिट्टी के ढेर को चीरता हुआ एक बिना सिर वाला धड़ बाहर निकल आया। उसकी गर्दन पर सिर नहीं था। वो अपना कटा हुआ सिर अपने ही हाथ में पकड़े हुए था, और सबसे डरावनी बात, उसकी दोनों आंखें उसके सीने पर जमी हुई थी, जो बिना पलक झपकाए रंजन को घूर रही थी। इससे पहले कि रंजन कुछ कर पाता, वो रंजन तक पहुंच गया, और उसी पर उसकी चीख गूंज उठी। वहां से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान हाईवे पर एक दूसरी कार तेजी से दौड़ रही थी। उस कार के अंदर नेहा थी, जो कि घबराई हुई थी। पता नहीं वो कहाँ गए होंगे, उनका फोन भी नहीं लग रहा। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मुझे जल्द से जल्द काले पुल वाले रास्ते पर पहुंचना होगा। नेहा जानती थी कि अगर रंजन कहीं फंसा होगा तो उसी रास्ते पर, जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। यही सोचकर उसने बिना देर किए अपनी कार धरहरा के खंडहर पड़े टावर की ओर मोड़ दी। धुंध भरे कच्चे रास्ते पर कुछ दूर आगे जाने पर
अचानक उसकी नजर रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक कार पर पड़ी, जो धुंध के अंदर भी पहचान में आ रही थी। ये तो रंजन की गाड़ी है। जरूर रंजन भी यही कहीं होंगे। इतना कहकर नेहा आगे बढ़ी ही थी कि कुछ ही दूर पर उसे जमीन पर गिरा हुआ शख्स दिखाई दिया। उसने फौरन कार रोकी और बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसके पास पहुंच गई। ये तो रंजन है। रंजन उठो प्लीज। रंजन उठो प्लीज। रंजन। नेहा रोते रोते उसके कंधे झकझोरने लगी, लेकिन रंजन का शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। उसकी त्वचा ठंडी और आंखें आधी खुली हुई थी। आखिरी उम्मीद में नेहा ने रंजन की हथेलियां रगड़ी, फिर उसके चेहरे को थपथपाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई क्योंकि रंजन की सांसें थम चुकी थी। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और तभी उसे अचानक एहसास हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा हो। नेहा का शरीर सन्न हो चुका था। वो धीरे धीरे पीछे की ओर पलटी और पीछे देखते ही उसकी चीख निकल गई। घबराओ मत, ये अभी मरा नहीं है। बस इसकी सांसें इसकी जेब में रखे तिलिस्मी सिक्कों में चली गई है। कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। मगर बाबा, ये सब हुआ कैसे? रंजन की ये हालत किसने की? साल 2015 में भयानक भूकंप के दौरान ये पूरा इलाका तबाह हो गया था। उसी भूकंप में धरहरा का वो बड़ा टावर टूटकर जमीन में समा गया, जिसके कारण उस टावर के नीचे दबी एक बहुत पुरानी बुरी आत्मा आजाद हो गई, जिसे मुरकट्टा के नाम से जाना जाता है। ये मुरकट्टा कौन है बाबा? ये एक बिना सिर वाली आत्मा है, जिसका कभी धोखे से सिर शरीर से अलग कर दिया गया था। वो इंसान के पीछे पीछे चलता है और जो एक बार पीछे मुड़कर उसे देख लेता है, मुरकट्टा उस इंसान को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अगर कोई शख्स उसके करीब आने से पहले ही जमीन पर लेट जाए तो वो उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देता है। इसीलिए मैंने रंजन को तंत्र साधे सिक्के दिए थे। मुरकट्टा जैसे ही उसके पीछे लगा, रंजन की जान उन सिक्कों में चली गई और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मरा नहीं। मुरकट्टा बेजान शरीर के पास नहीं आता, इसी वजह से रंजन बच गया। अब तुम दोनों सुरक्षित हो, क्योंकि मुरकट्टा एक रात में सिर्फ एक ही बार शिकार करता है। नेहा उस बूढ़े का शुक्रिया अदा कर ही रही थी कि तभी रंजन को होश आ गया, मगर वो काफी कमजोर लग रहा था। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आराम से उठो रंजन। शुक्र है भगवान का जो सही वक्त ये बाबा तुम्हें मिल गए। इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई। कौन से बाबा? नेहा जैसे ही पीछे मुड़ी, वहां कोई बूढ़ा नहीं था। दरअसल जहां कुछ बुरी आत्माएं लोगों को हानि पहुंचाती हैं, वहीं कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो सही रास्ता दिखाती हैं। वो बूढ़ा भी उन्हीं रक्षक आत्माओं में से था। नेहा और रंजन के साथ जो हुआ, ये हादसा कोई पहला मामला नहीं था। नेपाल की काठमांडू की भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर रुकुम जैसे छोटे इलाकों तक आज भी लोगों की आंखों में मुरकट्टा का खौफ साफ झलकता है।